जय हिंद, जय श्री राम। तो हमारी क्लास 8 की एनसीईआरटी की पूरी सीरीज चल रही है। हमने 1 2 3 चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया। आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लास 6 की कंप्लीट होने वाली है जल्द से जल्द आपकी क्लास 6 ज्योग्राफी। उसके साथ साथ क्लास 9 की भी चल रही है, क्लास 7। इससे साथ साथ मैं आपको बता दूं कि क्लास 6 से लेकर आपको क्लास 12 तक की पूरी एनसीईआरटी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी आपकी पूरा का पूरा कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। सिर्फ आपको क्या करना है, नोट्स बनाते जाना है, पढ़ते जाना है। चलो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे हम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर होता क्या है? क्या एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे कि एग्रीकल्चर यानी होता है कृषि। इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है? एग्रीकल्चर क्या होता है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के सिस्टम यानी कृषि तंत्र, मुख्य फसलें, उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। मैं आपको बता दूं ये बाइलिंगुअल क्लासेस होगी, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम वालों को। जो यूपीएससी एसएससी किसी भी चीज की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी है, और जो क्लासेस में पढ़ रहे हैं क्लास 8 में उनके लिए तो है ही, है ना। तो देखते हैं, पौधों से परिष्कृत उत्पादन तक रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जब पौधा आपका लगता होगा, आपने देखा होगा कि सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पौधे को लगाते हैं, ठीक है। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, पकता है, फिर जाता है आपकी प्राइमरी सेक्टर के बाद होती है जो धान आती है। धान के बाद उस क्या होती है, मशीन में जाके वो धान वो होती है, तो फिर उससे क्या निकलता है, चावल। फिर चावल के बाद वो जब मार्केट में जाता है तो क्या होता है, इस तरह से उत्पादन से लेके उसके बिकने तक की पूरी प्रक्रिया का हम लिखेंगे। उस 3 प्रकार में हम डिवाइड किए हैं, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले आपका प्राइमरी वर्ब्स, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्स। प्राइमरी में वो होता है जैसे आपके एग्रीकल्चर करना आपकी प्राइमरी का पार्ट है, ठीक है। फिर सेकेंडरी आपकी मैन्युफैक्चरिंग करना आपकी सेकेंडरी का पार्ट है, और टर्सरी यानी आपकी मार्केटिंग करना, ठीक है। AMM याद करने का तरीका, प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग, टर्सरी यानी आपके मार्केटिंग करना। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी क्रियाएं होती क्या है। प्राइमरी क्रियाएं यानी प्राथमिक क्रियाएं क्या होती है? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, ठीक है। उत्पादन और निष्कर्षण से है, उसे क्या कहते हैं, आपके प्राइमरी वर्स। इंग्लिश में देखते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड आर डूल कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। हम किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन करते हैं और निष्कर्षण करते हैं, वही क्या कहलाता है, आपकी प्राइमरी क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, एग्रीकल्चर यानी कृषि, फिशिंग स्टॉक यानी मछली का संग्रहण करना, ये सब क्या होती है, आपकी प्राइमरी वर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं सेकेंडरी। हाँ, ये संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधी है। इससे ये आपके प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, जो हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है, जो हम आपके प्रोसेस करते हैं उससे क्या किसका संबंध है, आपका सेकेंडरी वर्ब से। जैसे कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में देख सकते हैं, बेकिंग ऑफ ब्रेड्स जैसे हम बनाते हैं, वीविंग ऑफ द क्लॉथेस जो आपका हो गया। ये सब किसके पार्ट है, आपके सेकेंडरी वर्ब्स के पार्ट। ठीक, समझ में आ गया आपको प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या क्या डिफरेंट है। प्राइमरी वर्ब्स क्या होते हैं, सेकेंडरी वर्ब्स। प्राइमरी वर्ब्स वो जिसके हम क्या करते हैं, लगाते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, कोई चीज हम लगा रहे हैं वो हमारी प्राइमरी। सेकेंडरी यानी उसकी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, तो होगी सेकेंडरी वर्ब। तीसरा आपका आता है टर्सरी वर्ब। इसमें क्या होता है, तृतीय क्रियाएं, जिसमें से प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों का सेवा कार्यों द्वारा सही, मतलब प्राथमिक और द्वितीय दोनों का हो, उसमें सेवा कार्यों द्वारा प्रयोग किया जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका टर्सरी। जैसे प्रोवाइड टू सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विस। जब हम सर्विस सेवा देके, जैसे कि उस चीज का उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग हो गई तो फिर उसको मार्केट तक पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाने, वो क्या होगा, एक तरह से सेवा हो गया। जैसे आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, ट्रेड हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, ये सब क्या आपका टर्सरी। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट होगी तभी तो पता चलेगा यहाँ का चावल अच्छा है, यहाँ की चीजें अच्छी हैं, तो ये सब क्या होगा, आपका टर्सरी का पार्ट। ठीक, फिर देखते हैं एग्रीकल्चर वर्ड कहाँ से आया है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई है। सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर वर्ड। एग्रीकल्चर क्या डिराइव कहाँ से, आपके लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं, एगर को एग्री कहते हैं। आपका एगर था, उसको एग्री, मीनिंग सॉइल। एग्री यानी आपकी मीनिंग क्या, सॉइल। एंड द कल्चर मीन्स क्या होता है, कल्टीवेशन, ठीक है। एगर मीन्स या फिर एग्री मीन्स आपका होता है सॉइल, इसका मतलब सॉइल, इसका मतलब आपका कल्टीवेशन।
इसी को मिला के एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों से एगर या एग्रीज का अर्थ है मृदा यानी जो सॉइल, कल्चर यानी जिसका अर्थ है आपकी कृषि। तो इस तरह से आपका क्या होता है एग्रीकल्चर। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, डायरेक्ट आप नोट्स बना लीजिए इसका, ठीक है। क्या आप जानते हैं जो एग्रीकल्चर यानी एग्री में, कल्चर में आप इसको जोड़ देंगे, आपको एग्री को जोड़ देंगे, तो ये किसके लिए, मृदा की जुताई हो गई, फसलों का उगाना, पशुपालन का विज्ञान, तो कला में इसे खेती भी कहते हैं। फिर सेरीकल्चर यानी जहां पर रेशम की सिल्क वाणिज्यिक पालन इसके आगे पूरक हो सकता है। फिर पिसिकल्चर यानी मछली पालन आपका विशेष रूप से नदी तालाबों में मत्स्य पालन के लिए किया जाता है। फिर विटिकल्चर यानी अंगूर, ग्रेप्स, अंगूरों की खेती क्या कहते हैं, विटिकल्चर। फिर हॉर्टिकल्चर यानी क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर यानी उन्हें कहते हैं जहाँ उद्यानों की कृषि, जैसे कि सब्जियां हो गई, फूल हो गए, है ना, आपकी फलों हो गई, ये सब किसी के पार्ट। इंग्लिश में भी देख सकते हैं एग्रीकल्चर यानी कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, राइजिंग क्रॉप्स, लिव्स, ठीक है, लाइव स्टॉक्स। फिर उसके साथ साथ एग्रीकल्चर आपका आता है, एग्रीकल्चर यानी क्या होता है, हाँ, एग्रीकल्चर मीन्स आपके क्या देख लिया आपने, सॉइल कल्टीवेशन से एग्रीकल्चर आपने बता दिया, सिल्क वॉर्म के लिए जो रीडिंग्स ऑफ द कमर्शियल रीडिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म्स हो गया, है ना। फिर इसके साथ साथ पिसिकल्चर आपका मछली पालन, आपके टैंक, विटिकल्चर यानी आपकी कल्टीवेशन ऑफ द क्रैप्स, हॉर्टिकल्चर यानी आपका वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर द कमर्शियल यूजेस। अब देखते हैं एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर कौन से उस पार्ट का है। एग्रीकल्चर आपका किसका है, एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी, ये किसका पार्ट है आपका, प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है। इसमें से हम क्या क्या करते हैं, जैसे क्रॉप्स को उगाते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और रियरिंग ऑफ द लिव स्टॉक्स, फलों सब्जियों फूलों उगाना और पशुपालन इसमें शामिल आपके है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रिया हो सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट होता है। विश्व में कितने परसेंटेज लोग हैं, 50% लोग जो कि डायरेक्टली तौर पर आपकी कृषि, जैसे हमारी इंडिया की पॉपुलेशन पूरी किस में निर्भर है आपके, 50+% आपकी निर्भर हमारी एग्रीकल्चर पे, ठीक है। इसी तरह विश्व में भी है। भारत की 2/3 जनसंख्या, कितनी, 2/3 जनसंख्या कृषि पर है। इंडिया पॉपुलेशन डिपेंडेंट और 2/3। फिर देखते हैं अनुकूलन, स्थलीकरण, मृदा जलवायु कृषि के लिए आपका आप कहने वाले फेवरेबल टोपोग्राफी, सॉइल्स, क्लाइमेट, वाटर। देखिए जैसे जहाँ का क्या होगा, क्लाइमेट होगा, जैसे जहाँ की टोपोग्राफी होगी, अगर मान लीजिए आप टेम्परेट जोन उधर साइड ऊपर साइड चले जाएंगे, बहुत ही नीचे चले जाएंगे, तो वहाँ अच्छी नहीं, क्योंकि वहाँ पास सन की प्रकाश भी नहीं जाता, तो वहाँ पास बर्फ ज्यादा है, इसलिए वहाँ खेती किसानी अच्छी नहीं हो। इसके लिए क्या होना पड़ेगा आपको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहे, क्योंकि सन का प्रकाश भी होना चाहिए, उष्मा भी होनी चाहिए, बारिश भी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए क्या ये सब फेवरेबल होते हैं कृषि करने के लिए। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, कृषिगत भूमि कहलाती है। डायरेक्ट जब पूछ लेगा, द लैंड ऑफ द विच क्रॉप्स आर ग्रोन नोन एज द अरेबल लैंड, इसे क्या कहते हैं, कृषिगत भूमि, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं अगर एग्रीकल्चर के तंत्र कौन कौन से सिस्टम आपके एग्रीकल्चर के आते हैं। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है, जो आपकी कृषि है यानी एग्रीकल्चर फार्मिंग है, ये एक तरह से क्या है, आपका तंत्र है। के महत्वपूर्ण निवेश जैसे बीज हो गया, उर्वरक हो गया, मशीनरीज हो गई, श्रमिक हो गई, ये सब क्या है इसके में घटक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ द सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरीज एंड लेबर्स, ये क्या है आपके इसके मेन घटक है। जैसे सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ क्रियाएं हैं, इसमें कौन कौन सी, प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग्स एंड हार्वेस्टिंग, ये सब इससे क्या होती है आपकी क्रिया। जैसे सबसे पहले आपको प्लगिंग करेंगे, फिर उसके बाद सोइंग करेंगे, फिर उसको इरिगेशन यानी सिंचाई बुआई करेंगे, फिर उसके खीद खीद वो खाद वगैरह डालेंगे, फिर उसकी कटाई कर देंगे। तो ये सब इसकी क्या है सिस्टम, इनका सिस्टम कुछ फॉलो करता है, ठीक है। जैसे कि आपको एक बच्चे को भी बड़ा करना होता है, नॉर्मल सी बात है, तो उसको पहले धीरे से खिलाते हैं, उसको खड़ा करना चलवाना सिखाते हैं, फिर उसको पढ़ाते लिखाते हैं, फिर उसमें नौकरी लगवा देते हैं ना। उसी तरह हर चीज का कुछ पैटर्न होता है कि इनका अलग पैटर्न होगा, उनका अलग पैटर्न होगा, ठीक। फिर इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, डेयरी, ऊन आपका हो गया, उत्पादन, ये सब क्या है इसके फसल से, जैसे इंक्लूड क्रॉप्स, फूल्स, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट, ये सब क्या है इसके। अब ये देखिए
क्या किया इन्होंने, निवेश करने के लिए आपको क्या क्या करने पड़ते हैं, ये कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति में क्या होता है। सबसे पहले ये हो सकता है जुताई बुवाई करें ट्रैक्टर द्वारा या फिर बैल द्वारा, फिर उसमें बीज डालेंगे, बीज को बोना होगा आपको, है ना। फिर उसमें रसायन डालेंगे आपकी, जैसे खाद वगैरह जो हो गए, फिर उसमें प्रॉपर तरीके से पानी का प्रोसेस करेंगे, फिर लास्ट में आपकी क्या की फसल आएगी। ये बहुत ही इसमें वर्षा, मृदा का ढाल का, तापमान का होना, सूर्य का होना, मानवीय निवेश का होना, ये भौतिक रसायन भी कृषि का निवेश है। ये देखिए अरेबल फॉर्म्स एंड आपके फॉर्म में जो जो इनपुट होता है फिजिकल एंड ह्यूमन की, उसमें स्टोरेज का होना जरूरी है, लेबर मशीनरी केमिकल्स, ये सब क्या है कृषि के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तीन टाइप्स, एक इनपुट करेंगे, एक प्रोसेस करेंगे और एक आपका आउटपुट। जैसे ये हर जगह है, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, उसमें क्या इनपुट यानी क्या सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, आपको क्या करना है, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा, फिर उसको आपको फॉलो करने पड़ेगा, मतलब प्रोसेस, मेन काम है आपका प्रोसेस। अगर प्रोसेस में गड़बड़ी हुई तो आउटपुट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे प्रोसेस में आप अच्छे से पढ़ाई नहीं की, या फिर आपने प्रोसेस में प्रॉपर पानी नहीं डाला, खेती किसानी में प्रॉपर आपने खाद नहीं डाला, तो वो फिर अच्छी फसल नहीं होगी। जितनी आप उसका केयर करेंगे, जितनी प्रोसेस में ध्यान देंगे, उतनी अच्छी आपकी फसल होगी। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी तक के इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट यहीं से स्टार्ट होता है। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर यानी सबसे पहले सबसे फार्मिंग यानी निर्वाह कृषि, फिर दूसरा आपके कमर्शियल। ठीक है। इसका कौन कौन से टाइप्स है आपके, सबसे पहले इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी गहन निर्वाह कृषि, फिर प्रिमिटिव यानी आत्म निर्वाह कृषि, फिर आपका में दो पार्ट आते हैं, एक शिफ्टिंग, एक आपका nomadic। फिर कमर्शियल में कौन से कमर्शियल, ग्रैंड फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग, आपकी रोपड़ फार्मिंग, ये पूरा एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले सब्सिस्टेंस यानी निर्वाह कृषि क्या होती है। इस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यक कितना, कौन सी कृषि जो परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, वो क्या होती है आपकी निर्वाह कृषि, यानी वर्ड से आपको समझ में आ जाता है। ठीक है। ये ऐसी कृषि है जिसमें हम उतना बोएं जितना हमारा परिवार का निर्वाह हो सके। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं, लेबर्स के रूप में अपने आप को भी अपने खुद से लेबर करवाना, वो करवाना, जिससे कि आउटपुट भी क्या होता है आपका स्मॉल तौर पर लिखता है ना। फिर निर्वाह कृषि को पुनः गहन कृषि और आदिम निर्वाह कृषि के वर्गीकृत किया जाता है। क्लासिफाइड इनटू कितने पार्ट में आपके, दो पार्ट, इंटेंसिव एंड प्रिमिटिव। ठीक है। सबसे पहले इंटेंसिव क्या होती है, गहन निर्वाह कृषि। इसमें क्या होता है आपका, द फार्मर कल्टीवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। इसमें किसान एक छोटी भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक से खेती करते हैं, मतलब छोटी सी भूमि पर। फसलें मुख्य फसल चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, दलहन, ये सब क्या है इसकी मेन फसल से, कौन राइस, जिससे अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल हो जाए, है ना। बेचने उचने कमर्शियल रूप में नहीं देखता। गैर निर्वाह कृषि दक्षिण दक्षिण पूर्व या पूर्व एशिया में सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में ज्यादातर, ये क्या है जहां तक ज्यादातर आपके दक्षिणी एशिया पूर्व में इधर साइड आपको ज्यादा मिलेगी, है ना। ये कहाँ है, पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मानसून रीजन ऑफ साउथ साउथ ईस्ट एंड एशिया, इसमें यहाँ पास इसका ज्यादा प्रचलन है। फिर आता प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में ये स्थानांतरित और चलवासी पशुचरण शामिल है, जिसमें से एक जगह से, जैसे इसमें कौन कौन से, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग भी शामिल है। फिर देखते हैं प्रिमिटिव के दो टाइप से, एक क्या, एक कौन से, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक का नोमैडिक हर्डिंग। इसमें से एक चलवासी, एक पशुचरण वाली, एक स्थानांतरण और एक सबसे पहले शिफ्टिंग। शिफ्टिंग यानी स्थानांतरण, स्थानांतरण से ही समझ में आता होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान। जैसे अमेजन में वसीन सघन वन क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्व एशिया के भागों में ज्यादातर प्रचलित है। कहाँ कहाँ प्रचलित है आपके, अमेजन के बेसिन टाइप में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आपको भी इसको देखने को मिलेगा। यह भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र में होता है। दिस आर द एरिया हैवी रेनफॉल रीजनरेशन ऑफ द वेजिटेशन। ठीक है। इन क्षेत्रों में वृक्षों को काटकर जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। अपलॉट लैंड ऑफ क्लियर्ड फीलिंग्स ट्रीज एंड बर्निंग देम, ये क्या करते हैं इस क्षेत्रों में, जो आपके पेड़ वृक्ष होते हैं उनको जलाया जाता है, फिर उससे क्या, जो पेड़ लगे होते हैं एक तरह से उनको हटा के वहां पास खेती करने के लिए बनाते हैं।
और तब उस राख को मृदा में मिलाया जाता है। जो राख मिलती है पेड़ और जला के क्या करते हैं, मृदा में मिला देते हैं। ठीक है। तथा मक्का, आलू, कसावा जैसी फसलों का उगाया। कौन कौन सी फसल आपकी, मैस, पोटैटो, कसावा, ये सब क्या यहाँ पास होती है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पूछ लेता है सवाल। ये बताइए सेफ्टी कल्टीवेशन को और क्या क्या कहता है, स्लैश एंड बर्न। क्या क्या आपको पता है स्थानांतरी कृषि विश्व के विभिन्न भागों में अलग अलग, ये डायरेक्ट आपके किसी भी एग्जाम में डायरेक्ट अभी पूछा जाएगा। कृषि कहाँ कहा जाता है, कृषि उत्तर पूर्वी एरिया यानी नॉर्थ ईस्ट, यानी असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इधर साइड आपको झूमिंग कृषि मिलेगी। फिर आपको मिलेगी मिल्पा। मिल्पा कहाँ होती है आपकी, मेक्सिको में। रोका ब्राजील में। लद्दाख मलेशिया। यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन का ये अलग अलग नाम है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भारत के उत्तर पूर्व में क्या कहता है, झूमिंग। मिल्पा कहाँ कहा जाता है, मैक्सिको। मैक्सिको कहाँ है आपका पता होना चाहिए, नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है। रोका ब्राजील, ये साउथ अमेरिका कंट्री है। मलेशिया, ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, ये आपकी एशिया की है सब। शिफ्टिंग कल्टीवेशन नोन एज डिफरेंट नेम ऑफ डिफरेंट, झूमिंग हो गया, मिल्पा हो गया, रुका हो गया, और आपका लद्दाख। ठीक। फिर नोमैडिक हार्डिंग क्या होती है, चलवासी पशुचरण क्या होते हैं। ये सहारा की अर्ध शुष्क, कहाँ आपके सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया, भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। ठीक है। नोमैडिक हार्डिंग कहाँ कहाँ आपके प्रचलित, सहारा में, सेंट्रल एशिया में, इंडिया की राजस्थान और जम्मू कश्मीर। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक, जो पशुचारवाह होते हैं ना, जो बकरे वगैरह लेके आप देखते होंगे, अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं, क्योंकि ये सर्च करते रहते हैं ना। इनको क्या है, अपने जो पशु रहते हैं उनके लिए खाने पीने के लिए कभी इधर जाना कभी उधर जाना, ये घूमते रहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, नोमैडिक हार्डिंग, चलवासी पशुचरण। ठीक है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, बकरियां पालने, पशुचारक को उनके परिवार के लिए दूध, मांस और ऊन का अन्न उत्पादन के लिए उपलब्ध कराता है। द प्रोवाइड मिल्क, मीट, डाइट्स, अदर प्रोडक्ट, हर्ट्स एंड फैमिली, ये इसके लिए क्या कराता है पूरा। हाँ। फिर देखते हैं कमर्शियल फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग आपकी, कमर्शियल। कमर्शियल फार्मिंग है वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोइंग एंड एनिमल्स आर रिटर्न फ्रॉम का सेल मार्केट। इसमें क्या होता है कि ये जो फसल हुई की जाती है बोने के बाद इसको मार्केट में विक्रय किया जाता है, वही कहलाते हैं कमर्शियल। जैसे आप मान लीजिए कि गन्ना हो गया, बेस्ट एग्जांपल गन्ने किस लिए ज्यादातर होते हैं, कमर्शियल वाले हैं, है ना। बहुत सारे सोयाबीन वगैरह हो गए, ये सब क्या कमर्शियल। इससे विस्तृत कृषि और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मशीन्स। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि में निश्चित और उप कृषि शामिल है। इसके टाइप से तीन कौन कौन से आपके जैसे हुए, कमर्शियल, ग्रेन फार्मिंग, फार्मिंग और प्रोटेक्शन एग्रीकल्चर। सबसे पहले कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्या होती है, वाणिज्यिक वाणिज्य अनाज कृषि। वाणिज्य अनाज कृषि में फसलें वाणिज्य उद्देश्य में उगाई जाती है, ठीक है, यानी कमर्शियल पर्पज से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें, इसमें उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया और शीतोष्ण के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि में प्रमुख हैं, जैसे मेजर एरियाज ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, इजिप्ट और एशिया। ठीक। फिर मिक्स फार्मिंग में क्या क्या आता है, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने पशुपालन के लिए किया जाता है। इन मिक्स फार्मिंग लैंड यूज ग्रोइंग फूड्स प्रोडक्ट ऑफ लेव स्टॉक्स। फिर यह यूरोप के पूर्व, संयुक्त अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आपके ज्यादातर ये प्रचलित है। रोपड़ यानी प्लांटेशन। प्लांटेशन कृषि क्या कहलाती है, आर ए टाइप ऑफ द कमर्शियल फार्मिंग, ये एक प्रकार की टाइप कमर्शियल फार्मिंग क्या, वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगर केन, रबर, बनाना, वाटर, ये सब क्या होते हैं यहाँ पास होते हैं। इसमें बहुत पैमाने में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, लार्ज लेबर कैपिटल एंड रिक्वायर्ड्स। मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में आप देख सकते हैं, कहाँ होते हैं, ट्रॉपिक रीजन ऑफ वर्ल्ड। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय, कुछ इसके क्या है उदाहरण है प्लांटेशन रोपड़ के। कॉफी, ब्राजील, टी, ये सब क्या होते हैं, रोपड़ के द्वारा होती है ना। जहाँ पास प्रॉपर इसमें वर्षा भी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लेगा आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती क्या है। इन दिस टाइप ऑफ द फार्मिंग
Organic manure pesticides used instead of chemical nitrification is of the it. जैविक कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि में रासायनिक शब्दों खादों के स्थान पर क्या करते हैं? जैविक खाद। जैविक यानी गोबर की खाद हो गई जो अपनी होती है ना, ऑर्गेनिक। और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई अनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है, यानी इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता कि हमें फसल ज्यादा उगानी है, क्या करनी है क्या नहीं। अब देखते हैं इसका बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ आप लोग क्या करिएगा, एक टेबल बना लीजिए, मैन क्रॉप लिख लीजिए, एक तरफ उसके प्लेस लिख लीजिए, एक तरफ उसके क्लाइमेट लिख लीजिए। ठीक है, मैन क्रॉप, प्लेस और क्लाइमेट, कौन कौन से क्लाइमेट में होता है, बस इतनी चीज, तीन तीन लाइन बना के पूरे क्रॉप्स आप लिख डालें। और हाँ, रैंकिंग के हिसाब से आप प्लेस लिख लीजिएगा। ठीक है, ये विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। मेजर क्रॉप ऑफ द क्रॉप इन द वर्ल्ड, राइस यानी चावल। ये उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मुख्य कहाँ पाए जाते हैं? ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता, वर्षा वाली आवश्यकता है। जैसे चावल के लिए क्या क्या? हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। इसमें आप देख सकते हैं नॉर्थ साइड में सबसे ज्यादा आपके चावल होता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृषा जल रोकने की क्षमता में सर्वोत्तम है। ये बेस्ट एलुवियल क्ले सॉइल विच कैन रिटेन द वाटर। ज्यादातर होता है एलुवियल क्ले सॉइल का यूज होता है। ये भी है, सॉइल भी लिख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आप जो भी लिख रहा है कॉपी, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा है उससे बहुत ज्यादा जरूरी है, या फिर जो पढ़ रहा है वो भी अपने एक पूरी वो बना ले टेबल। चीन सबसे, ये इंपॉर्टेंट, चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान और श्रीलंका मिस्र है। चीन क्या है? सबसे ज्यादा चावल चीन में होता है, फिर इसके बाद आपका इंडिया, जापान, श्रीलंका और इजिप्ट में होता है। भारत में सबसे ज्यादा आप चावल देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में है ना, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। एक वर्ष में 2 से 3 बार फसलें उगाई जाती है चावल की, क्योंकि वहाँ बारिश ज्यादा होती है। फिर देखते हैं दूसरा अपना प्रमुख, गेहूं है। गेहूं के वर्धन काल में मध्य तापमान एवं वर्षा के सस्य कर्तन और फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। यानी जब देखिए, जब बुवाई होती है तो कुछ वर्षा होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं सितंबर अक्टूबर के टाइम पर थोड़ी बहुत हो जाती है, थोड़ी बहुत आर्द्रता भी रहती है। और जब कटाई होती है तो घाम, मतलब धूप अच्छी, तो मार्च अप्रैल में अपन कटाई करते हैं इसलिए, है ना। वीट रिक्वायर द मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ द हार्वेस्ट। ठीक, इसका विकास टू अपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। ऑफ द लोमी सॉइल में ये होते हैं। व्हीट इस ग्रोन सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये इंडिया में कब उगाई जाती है? आपकी विंटर सीजन। ये कौन सी क्रॉप है? रबी क्रॉप। क्या? फिर देखते हैं मिलेट, यानी मोटे अनाज होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? कोर्स ग्रेन। क्या कहा जाता है? कोर्स ग्रेन, यानी मोटे अनाज। और कब उपजाऊ तथा बालुई मृदा में उगाए जाते हैं? जैसे राजस्थान साइड आप देखेंगे इसको ज्यादा आप पाएंगे, है ना। इसमें कौन कौन से जैसे क्रॉप ऑल नीड्स लो रेनफॉल, ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, हाई मोटे टेम्परेचर्स रिक्वायर्ड ऑफ द इनफ सनलाइट, सनलाइट की भी ज्यादा नहीं होती। जैसे रागी हो गया, बाजरा हो गया, ये सब क्या है? इसके मोटे अनाज के उदाहरण है। और मोटे अनाज खाने से शरीर में बहुत फायदा रहता है। ठीक है, फिर देखते हैं मक्का, यानी मेज। इसके लिए मध्य तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। मेज यानी मक्का। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। ठीक है, इसमें क्या है आपकी? तो वाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मेजन ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका। ये कहाँ? ज्यादातर आप नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रसिया, कनाडा और इंडिया, मेक्सिको में आप पा सकते हैं। ठीक है, मेज जो है, मेज को क्या कहा जाता है? कॉर्न भी कहा जाता है। वेरियस कलर, तो बहुत तरह के कलर है, वैरायटी है, कॉर्न भी कहा जाता है। तो बहुत तरह, अलग अलग तरह के आपके मेज मिलते हैं। फिर आते हैं कपास, यानी कॉटन। इसके वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, तेज सर्दी, धूप की आवश्यकता होती है। इट डोंट रिक्वायर द हाई टेम्परेचर, लाइट रेन एंड आपका स्ट्रॉन्ग सनलाइट। अग्रणी उत्पादक में चीन हो गया आपका, यूएसए हो गया, पाकिस्तान हो गया, ब्राजील और इजिप्ट। आप कॉफी, कॉफी पियेंगे क्या? कॉफी में चलेंगे क्या? आप पूछते होंगे ना अपने पार्टनर से, कॉफी पीने चले क्या? हाँ, फिर देखते हैं इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है।
तो काय की होती है? कॉफी रिक्वायर्ड वार्म्स वेट क्लाइमेट एंड विल्ड एंड लोमी सॉइल। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। इसमें क्या होती है? आपकी ढाल होनी चाहिए, जैसे क्या होता है, पानी एक जगह रुके नहीं क्या होती है, वो सड़ जाती है। इसलिए हमेशा ये ढालू क्षेत्र में। जैसे वो डिस्कवर द कॉफी, कॉफी प्लांट किसने डिस्कवर किया, इसके पीछे एक कहानी है। कहानी कहानी तो बहुत सारी है, लेकिन एक जो मान्यता प्राप्त है, जिसने एनसीईआरटी ने माना है, क्या है? कॉफी की खोज के विषय में विभिन्न कहानी प्रचलित है। जैसे लगभग 805 ईस्वी में कालदीन नाम, क्या कालदीन नाम का एक अरब वासी था। अरब वासी जो बकरी चराने वाला था। क्या चराने वाला था? बकरी। अपनी प्रियो की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसने देखो सदाबहार पौधे की पत्तियों को चक्कर देखा, जिन्हें उसकी बकरियां दिन खाया करते थे। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बता दिया। इस तरह से खोज हो जाते हैं साहब। कहते हैं ना, कब का क्या मिल जाए, कब किसकी खोज हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। और हमेशा खोज बड़ी चीजों की ऐसी होती है, अचानक होती है। अगर आप किसी के पीछे पाएंगे तब नहीं, अचानक हो जाएगी। झूठ क्या होती है? इंपॉर्टेंट टर्म आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया है कि इसमें आपके तो गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, या फिर किसी भी गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन फाइबर किसे, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। इसको, जूट को। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। कहाँ होता है? जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है? टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाई जाती है। कहाँ उगाई जाती है? ट्रॉपिक एरिया में ज्यादा। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है, इंडिया और बांग्लादेश। इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ? वेस्ट बंगाल में। हाँ, फिर देखते हैं चाय। चाय पे चलेगा क्या? हाँ, टी इज द बेवरेज क्रॉप ग्रो ऑन प्लांटेशन। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है ये चाय। इसकी कोमल पत्तियां की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु वर्षा आवश्यकता होती है। दिस रिक्वायर कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हायर एंड हेल्थ फॉर द ईयर्स स्टैंडर्ड लीव्स। फिर इसके लिए दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। इट नीड्स विल ड्रेन लोमी सॉइल्स एंड जेंटल स्लोप्स। फिर कृषि में क्या क्या विकास होता है? डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर देखते हैं क्या क्या है। कृषि विकास का संबंध क्या है? बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में से यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। सबसे पहले जैसे जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया, द नंबर ऑफ द क्रॉप बोन, यानी बोई जाने वाली फसलों की जनसंख्या बढ़ाकर। सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके इम्प्रूविंग इरिगेशन फर्टिलाइजर, जैसे कि पहले देखते होंगे तालाबों नहरों, अब हर जगह नहर भी जा रही है आपकी बोने, जहाँ पास पानी की कमी, तो उससे भी क्या कर सकते हैं, हमारी डेवलपमेंट हो सकती है एग्रीकल्चर। फिर इसके साथ साथ फर्टिलाइजर का, वैरायटी का, सीड्स का अच्छे अच्छे यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैकेनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर आल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, इसका अच्छे अच्छे तरीके से यूज करके उसका कर सकते हैं। सॉइल की चेकिंग कर करके सॉइल में कौन से सॉइल में क्या डाल, कौन सी बुवाई करनी चाहिए, कब कटाई करनी चाहिए, पूरा चीज है ना। कृषि का विकास चरम लक्ष्य में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना देना, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीव को उपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं और बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। जैसे संयुक्त अमेरिका हो गया आपका, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पास क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। जैसे ये देखते हैं, ये फसल की पूरी देखते हैं कहाँ कहाँ फसल होते हैं। ये देखिए अटलांटिक साइड में आपके, ये साइड अमेरिका में आप देखेंगे, ये ब्राजील आपके क्या कहते हैं, अर्जेंटीना, मेक्सिको, ये आपके अफ्रीका में देख सकते हैं साइड, ये यूरोप में देख सकते हैं, देख सकते हैं पूरा यहाँ पास होते हैं, ये यहाँ पास खाली है क्योंकि क्या है राइस। चाइना की तरफ साइड पे ये आप देखेंगे फसल, ऑस्ट्रेलिया की पार्ट यहाँ फसल्स का देख सकते हैं। इस तरह से आपका चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे चैप्टर 5, फिर चैप्टर 6। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। ठीक है, खूब पढ़ते रहिए, खूब मेहनत करते रहिए, खूब आगे बढ़ते रहिए। अब अगला चैप्टर तो
क्लासेस और आएंगी इसकी, 5th और 6। इस तरह से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्या, एनसीईआरटी क्लास 8 की। फिर हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 9।